Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सब वीडियो ऑन कर लो अपना। आर्यन बहुत चालू है अपना, ऐसा फोटो डाला है लगेगा वीडियो ही ऑन है। No, sir. नितिन, हर्षित, ऋषिकेश, तुम लोग का वीडियो ऑन नहीं हुआ अभी तक। ऋषिराज, सिद्धांत, अनन्या सिंह, निखिल सिंह, दिव्यांश सेठाई, एक कौन बच गया? हर्षित मिश्रा, हर्षित, आयुष, 8B आयुष, आयुष कुमार 8B। नहीं सुनेगा तो आउट कर देंगे। हर्षित मिश्रा छत पर क्लास कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। निखिल सिंह कुछ नहीं दे रहा है जी। निखिल सिंह आ गया। ऋषिराज, ऋषिराज 8B। Yes, sir. On करो। आयुष कुमार 8B, आयुष कुमार 8B। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आयुष ज्वाइन करके गायब हो गया है क्या? आयुष कुमार 8B, एक बार आउट कर देंगे फिर आ नहीं पाओगे लोग। सर आ जाएंगे सेटिंग से क्लियर करके डेटा। हाँ ठीक। चलो, अब जिसको सुनाई नहीं दे रहा उसको हटा देते हैं। अमन कुमार सिंह, अमन कुमार सिंह, अमन। Yes, sir. हाँ ऑन। कल किसका है? नितिन कुमार। किसका साउंड आ रहा है जी? अमन कुमार के पास से आ रहा है। अमन, बगल में टीवी भी चल रहा है? सर आवाज आ रहा है तुम्हारे घर से। कल कहाँ तक हुआ था जी? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाना था। ग्रीन हाउस इफेक्ट बता रहे थे। वेरी गुड। ओके, तो कल ग्रीन हाउस में हम लोग कुछ पढ़े थे कि ग्रीन हाउस किसको कहते हैं। टाइम हो गया था। आ गया स्क्रीन पे ग्रीन हाउस इफेक्ट। यस सर आ गया। नहीं Yes. आए। यस सर आ गया। आ गया।
आ गया। रह गया। क्या गया? ये क्या आगे? एक सेकंड होल्ड कर लो। चलो अब आ गया ना? यस सर। ओके। यस Yes, सर। sir. कल हम लोग डिस्कस किए थे कि ग्रीन हाउस मीन्स द हाउस मेड अप ऑफ ग्लास। हाँ, और ग्लास का बने हुए हाउस को ग्रीन हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हम लोग प्लांट्स को उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं एक्चुअली। तो ग्लास के हाउस में ही क्यों एग्रीकल्चर करते हैं और किसी चीज का? ऐसे खेती के लिए तो हम लोग को सबसे अच्छा है ओपन एयर में करें। सर ताकि उसमें अप्रोप्रिएट सनरेज जा सके। एप्रोप्रिएट क्या जा सके? और सर वो हीट वापस से Sun बाहर rays. ना निकले, उसमें रह सके एप्रोप्रिएट क्या उसको मिल सके? सर, ताकि सनलाइट उसमें जाए और फिर बाहर ना निकल सके, अच्छा, तो एप्रोप्रिएट हीट मिल सके। एप्रोप्रिएट हीट मिल सके। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा पहले का क्लास का रिकॉल करो कि सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन पता है सबको क्या होता है? यस सर। Yes, sir. क्या होता है बताओ? The process by which a seed is converted into seedling. जैसे चना का अगर दाना को मिट्टी में दबा दो तो उसमें से, या मिट्टी में नहीं भी दबाओ, ऐसे भी रख दो कुछ दिन के लिए, तो उसमें से अंकुरन निकलने लगता है ना, स्प्राउट जिसको बोलते यस हैं। सर। तो क्या हुआ? वो Yes, सीड sir. से अब सीडलिंग बन गया। अब उसमें से फिर आपको प्लांट निकलेगा। फिर वो प्लांट में आपको जो भी उसके पार्ट्स हैं, रूट से लेकर के स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड सब बनेंगे। यानी कि एक सीड से सीडलिंग बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब इसके लिए 3 चीज जरूरी होता है। एक है प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, हवा बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। ज्यादा होगा तो जो सीड है वो Water. कहीं चला जाएगा उड़ के। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, अब पानी इतना ही हो कि उसमें सीड का जर्मिनेशन हो सके। तो ज्यादा हो जाएगा तो डूब के सीड मर जाएगा, क्योंकि मिट्टी के जो सॉइल है उसके पोर्स आपस में सब चिपक जाएंगे, तो एयर का जाना बंद हो जाएगा, गैस का एक्सचेंज बंद हो जाएगा, तो फिर वो सीड आपको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। और तीसरा है वार्म टेम्परेचर। वार्म मतलब गुनगुना। जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं तो एकदम बॉइलिंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो गया, और एकदम ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। वार्म का मतलब कि गर्म तो है लेकिन इतना ही है कि बहुत गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं, गुनगुना बोलते हैं जिसको। तो ये तीनों चीज चाहिए। अब सपोज कि अंटार्कटिका जैसे कोल्ड रीजन्स में अगर हम लोग चाहें कि पौधे, जैसे पहाड़ों पे आप चले जा रहे हैं जहाँ पे सालों भर बर्फ पड़ रहा है, लद्दाख ले अभी बहुत फेमस है, सब अभी चल रहा है न्यूज में। तो वहां पे अगर आपको अब सीड को जर्मिनेट करना हो तो एयर तो मैनेज कर सकते हैं, वाटर भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर कहाँ से मैनेज करेंगे? एयर मान लो फैन चला दिए जितना चाहिए उतना स्पीड में, वाटर तो आसानी से अपना टैंक वैंक रख करके जितना चाहिए उतना पटा दिए, उसमें पानी इरिगेशन कर दिए, लेकिन प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे? सर इसी के लिए वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। यस, अब उसी के लिए वहां पे ग्लास का हाउस बनाया था। अब ग्लास में ये खास प्रॉपर्टी होती है, यूनिक प्रॉपर्टी, कि वो हीट रेडिएशन को अंदर आने तो देता है लेकिन फिर वापस रिफ्लेक्ट होके जाने नहीं देता है। प्रिया किस सेक्शन में है जी? किसी को मालूम है? तीनों सेक्शन में कोई प्रिया नाम की लड़की है? सर A टाइम में है।
8I में है तो सेक्शन क्यों नहीं लिखती है? चलो, तो वो ग्लास का यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो हीट को अंदर आने तो देगा लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस जाने, ऋतिक, हाँ ठीक है, वापस जाने नहीं देगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे अब ग्लास का हाउस बन गया, उसके अंदर जैसे आप कभी देखोगे बस में जब जाते हो छुट्टी के बाद तो बहुत गर्मी लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में खास करके। बाहर में उतना गर्मी नहीं लगता है, या कोई दूसरे रूम में भी अगर बैठेगा तो उतनी गर्मी नहीं लगती है। बस में ही क्यों गर्मी लगती है उतनी ज्यादा? क्योंकि बस के जो विंडोज हैं उसमें ग्लास लगे हुए हैं। अब वो ग्लास जो है हीट को अंदर आने दिया लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाने नहीं दिया, तो क्या हुआ, हीट ट्रैप हो गया, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। जब अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वार्म टेम्परेचर हो जाएगा और आपकी जो सीड है वो जर्मिनेट होकर के सीडलिंग से फिर प्लांट और आगे जो भी आपको खेती करनी है वो हो जाएगा संभव। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर कंटिन्यू आता ही रहेगा सिर्फ और जाएगा नहीं, तो इसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है? सर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। हाँ, जब बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाएगा, मतलब सिर्फ हीट आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, तो जब हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो सारे जो प्लांट्स हैं, अगर सीडलिंग से प्लांट बन भी गए तो प्लांट जो है वो जल वल के समाप्त हो जाएंगे, नहीं मुरझा जाएंगे। जैसे गर्मी के दिनों में बहुत मुरझा जाते हैं। उससे बचाव के लिए क्या किया जाए? उसका क्या उपाय है? एनीबॉडी? नहीं बलून? सर हाँ सर छोटे छोटे होल, सर होल दिया जाता है सर ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर, विंडो छोटे छोटे। हाँ, विंडोज दिए जाते हैं उसमें छोटे छोटे, ताकि जब आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो विंडो को कुछ देर के लिए खोल देंगे और फिर वो जो एक्सेस हीट है बाहर हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो हाउस बना दिए तो एकदम चारों तरफ से सील है कि कोई अंदर जा ही नहीं पाएगा। बाकायदे उसमें दरवाजे खिड़की सब होते हैं और उसमें से लोग जाएंगे। पौधे को किसी फिल्म में देखोगे, आपको कभी मिलेगा या नेट पे सर्च करके देखोगे तो उसमें आपको ग्लास का बना हुआ हाउस दिख जाएगा। अब ये इतना सारा जो हम लोग पढ़े कि ये ग्रीन हाउस होता है, ये क्यों पढ़े? क्योंकि हम लोग को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानना है। अब ग्लास को भूल जाते हैं, अब आते हैं हमारा एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो जो प्रॉपर्टी ग्लास में होती है, जो फीचर ग्लास में होती है हीट को ट्रैप करने की, वही प्रॉपर्टी इन कुछ गैसेज के अंदर होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 क्या हुआ इसका नाम? मीथेन। मीथेन। वेरी गुड। और मीथेन। N2O ये क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड। SF6 ये 6 का छोटा होना चाहिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यस, 6 को हेक्सा बोलते हैं और F फॉर फ्लोरीन, कल बताए थे F फॉर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन से बना फ्लोराइड। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इवन वाटर वेपर। कभी आप फील किए हो कि बरसात के दिनों में गर्मी ज्यादा लगती है, तब एकदम जो हॉट ड्राई डे होता है, लू चल रही होती है, उस समय आपको उतना पसीना नहीं आता। लेकिन जब बरसात होती है, अभी जैसे सीजन चल रहा है रेनी सीजन, तो आपको पसीना ज्यादा आता है और अभी की जो गर्मी है वो ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, अनकंफर्टेबल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह रोल प्ले करता है। ये भी हीट को ट्रैप करता है, बाहर जाने नहीं देता है। तो इन गैसेज को, जो भी हम लोग एग्जांपल में भी देखे, इन गैसेज को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। और इनका जो हीट रेडिएशन को ट्रैप करने का जो प्रॉपर्टी है, फिनोमिनन है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्यों है? तो ये जो गैसेज है इन्हीं के चलते होता है। तो ये गैसेज कैसे बनते हैं?
CO2 कैसे बनेगा? ग्लोबल वार्मिंग। CO2 ग्लोबल वार्मिंग से बनेगा। डोमेस्टिक फ्यूल को बर्न करवा। यस, किसी भी तरह के फ्यूल को, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे गाड़ियों में मिलने वाला फ्यूल हो, चाहे पावर प्लांट में जलाने वाला कोयला हो, तो जितने भी कार्बन बेस्ड फ्यूल हैं, जैसे कोल हो गया हमारा, वुड हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसमें सब आ गए, LPG, CNG, सारे उसमें आ गए, और इन सबके बर्निंग से CO2 निकलेगा। तो ज्यादा जलाएंगे, ज्यादा CO2 निकलेगा, तो ज्यादा एटमॉस्फेयर में जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। उस तरह से बर्निंग ऑफ कोल इन लार्जर अमाउंट इन थर्मल पावर प्लांट्स। अब तो स्टीम इंजन बंद हो गए, जो पहले रेलगाड़ी चलती थी कोयले से, जिसको स्टीम इंजन बोलते थे, वो तो बंद हो गया लगभग। अब वो कहीं शोकेस के लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए म्यूजियम में। लेकिन अभी भी कोयला का यूज सबसे अधिक कहाँ होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में, जहाँ पे कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है। तो वहां पे जब कोल को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा इसमें हम मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप प्लास्टिक को जलाते हैं, 1 किलोग्राम प्लास्टिक को जलाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो 100 किलो कोल के जलाने के बराबर होगा। यानी कि प्लास्टिक को अगर जलाते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जितने भी हम लोग के ठंडे करने वाले डिवाइसेज हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर्स हो, उसमें जो हम लोग गैस यूज करते हैं, इवन आपके जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, वो पाउडर हो, क्रीम हो, डिओज हो, परफ्यूम्स हो, ये जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए उनको भी, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके भी प्रोडक्शन में और उनके मेंटेनेंस में आपको ये कूलेंट्स को CFC रिलीज होगा, तो उन कूलेंट्स को यूज करने से, और वो CFC आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। CFC को फ्रियोन्स भी बोलते हैं, FREONS, फ्रियोन्स मतलब फ्रीजिंग के लिए यूज करने वाला आयन। अब आते हैं लास्ट, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। जैसे हम बताए थे पहले भी कि अगर आपको पोल्यूशन का, कोई भी पोल्यूशन हो, वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो, अगर आता है कि कॉज बताइए, तो कॉज में 2 कॉज आंख मूंद के लिख देना है। पहला पॉपुलेशन और दूसरा डिफोरेस्टेशन। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सब चीज का डिमांड बढ़ेगा, तो पोल्यूशन बढ़ना ही है। और पेड़ काटेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, सॉइल पोल्यूशन भी होगा, ये तीनों तो होंगे ही होंगे। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा। जो ट्रीज हैं वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बर हैं, तो इसलिए ये सारे जो कॉजेज हैं, इन 4-5 कॉजेज जो भी लिखा हुआ है, इसमें एक और जोड़ लेना, एक्सेसिव या बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, 5 हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस के इंक्रीज के सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब मतलब, जैसे आप लोग ग्लोब देखते हो घर पे, मेरे तो बच्चे रखते हैं घर पे। तो ग्लोब क्या है? व्हाट इज ग्लोब? का एक मॉडल सर, अर्थ का एक मॉडल है। अर्थ का एक मॉडल है, वेरी गुड। इट इज ए मॉडल ऑफ आवर अर्थ। इस तरह से हमारा अर्थ जो है स्फेरिकल है, और उसमें बहुत सारे कंटिनेंट हैं, ओशियंस, ये जो भी उसमें आपको चीज, रिवर्स या जो भी चीज है, वो सारा कुछ उसमें दिखेगा आपको ग्लोब में। तो जब भी आप ग्लोबल वर्ड यूज करते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं, पूरे अर्थ के लिए यूज कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स व्हाट? वार्म मतलब गर्म होना, और ग्लोबल मीन्स व्हाट? अर्थ। तो वार्मिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। हाउ अर्थ इज बिकम वार्म? अर्थ कैसे गर्म हो रही है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज। ये जितने हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उसके चलते वो आ गया। इस सैमसंग S20 अल्ट्रा कोई आदित्य है? 8K का किसी आदित्य का आ रहा है। आवाज आ रही है जी? यस सर। यस सर। तो हम बता रहे थे कि आपको क्या है 8K का? ओके,
तो जितने भी आपको ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बढ़ने से वो ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे, और ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज करेगा। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अगर अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है, एवरेज का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है कि क्यों एवरेज वर्ड यूज किया गया है, सिर्फ टेम्परेचर वर्ड क्यों नहीं यूज किए? न ज्यादा ठंड। आवाज कट रही है तुम्हारी, जो भी बोल रहा है उसका आवाज कट रहा है। सर मॉडरेट टेम्परेचर कर सकते हैं। नहीं, मॉडरेट तो अलग चीज हो गया। मॉडरेट मतलब ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम है। एवरेज वर्ड क्यों यूज किया गया? अब आप बता देते हैं तुम। जैसे आप मान लो कि हम लोग अभी भोजपुर में हैं, टेम्परेचर कितना होगा? लगभग 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होगा, है ना? सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एरिया में या हमारे स्टेट में कह लो कि टेम्परेचर जो है 30 के आसपास है, पूरे दिन भर का एवरेज टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो। लेकिन अगर हम लोग लेह लद्दाख चले जाए तो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर अभी भी माइनस में होगा। और यही अगर हम लोग राजस्थान में चले जाए तो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो ये तो सिर्फ एक इंडिया की बात हो गई। अब पूरे वर्ल्ड में अगर घूमेंगे तो अंटार्कटिक रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे सालों भर माइनस में रहेगा एवरेज टेम्परेचर। अगर वेस्ट इंडीज या सहारा डेजर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे सालों भर 40-45 रहेगा। तो पूरे अर्थ का जो अलग अलग कंटिनेंट का या अलग अलग एरियाज का जो टेम्परेचर है उसको मिला करके जो एवरेज निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एंटायर अर्थ। तो जो पूरा एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया तो एक ही दिन में टेम्परेचर जो है 25 से बढ़ के 35 हो जाएगा। नहीं, वो बहुत स्लोली बढ़ता है। तो अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया तो उससे हमारा अर्थ बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगा, एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इससे होगा क्या, इससे क्या खतरा है? तो आप समझो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा? आइस मेल्ट हो जाएगा। आइस कहाँ है हमारे अर्थ से? सर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। तो हमारे जो ग्लेशियर हैं और जो आइस कैप यानी पहाड़ों पे जो बर्फ से ढके हुए हैं, दैट इज कॉल्ड आइस कैप। तो ये जो ग्लेशियर और आइस कैप्स हैं ये मेल्ट होंगे बहुत तेजी से, और उससे क्या होगा? पानी जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो मैदानी क्षेत्र जो है हमारे कोस्टल एरिया है, फ्लड, बाढ़ आएगा तो उसके चलते सॉइल एरोजन भी होगा। और सॉइल एरोजन होगा, साथ ही साथ जो कोस्टल एरिया यानी जो समुद्र के किनारे जो एरिया है या मेट्रोपॉलिटन हो, एक कौन किसके साउंड आ रहा है? के घर पे बातचीत हो रही है, उसको अपना साउंड म्यूट कर दो। कौन सैमसंग इसको, ये सैमसंग S20 अल्ट्रा किसका है जी? मीटिंग में ही नहीं, चला गया बाहर। हाँ जी, तो बता रहे थे कि जो समुद्री इलाके हैं, जो समुद्र के किनारे हैं या नदियों के किनारे हैं, वो सारे चले जाएंगे पानी में, डूब जाएंगे। उसके बाद अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो फॉरेस्ट फायर, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जंगलों में आग लग सकती है, और जब जंगल में आग लगेगी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो और बढ़ेगा ही, और ग्लोबल वार्मिंग होगा। और साथ ही साथ जो जंगल में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स हैं या बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स है, हर्बल प्लांट्स है जो जंगल में मिलते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम पता है ना आपको, बायोलॉजी में पढ़े होगे लोग? यस सर।
जितने भी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेज है वो आपस में मिल करके इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ये जो पूरा हमारा इकोसिस्टम जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा पूरा अर्थ जो है वो डिस्टर्ब होगा। और इसके अलावा जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सन का रे जब अंदर आएगा ज्यादा अमाउंट में तो स्किन डिजीजेस बढ़ेंगे, आई रिलेटेड डिजीजेस बढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमारा मेटाबॉलिज्म रेट, ये मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है जी, बायोलॉजी का टर्म है, कोई बताएगा? सर क्या? मेटाबॉलिज्म रेट यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, देखो जहाँ मेरा पॉइंटर है, बायोलॉजिकल टर्म है इसलिए पहले तुम लोग से पूछ ले रहे हैं। बायोलॉजी की पढ़ाई चल रही है ना अच्छे से? नहीं पता? हमारे बॉडी में जो फूड हम लोग खाते हैं उसका क्या होता है? नंबर ऑफ कैलोरीज का रेट। नंबर ऑफ कैलोरीज नहीं, जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर और वो आपको कन्वर्ट होता है। जैसे जो भी हमारा, पहले तो जान लो कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो सबसे पहले चेंज होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? C6H12O6। वेरी गुड, C6H12 और O6। H12 नहीं, H2 नहीं, H12 और O6 है ना। तो ये हो गया ग्लूकोज का। तो जो भी खाना हम लोग खाएं, वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, फास्ट फूड खाएं, जो भी खाएं वो अल्टीमेटली पहले चेंज होगा ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, एक्चुअली कंबसन कहेंगे उसको, और बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी। इस तरह के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते रहते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग मर जाएंगे, फिर डेड बॉडी हो जाएंगे। तो ये जो रिएक्शंस हैं इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मतलब एक कॉमन समझो वर्ड हो गया। ऐसे मेटाबॉलिज्म का जनरल पूरा जो डिफिनीशन है वो बायोलॉजी वाले लोग बताएंगे, लेकिन मेटाबॉलिज्म का मतलब यही हुआ कि केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं वो। तो ये मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो इफेक्ट होगा, या तो फास्ट हो जाएगा तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, पल्स रेट है वो सब बढ़ जाएगा। अगर स्लो हो गया तो वो सब भी स्लो हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखो कभी खाना नहीं खाते, अगर 2 दिन बीमार हो गए, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, पल्स रेट डाउन हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं कि आपका जो बॉडी है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से वो भी हो सकता है। अब आते हैं कि कैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि फ्यूल्स का कंबसन होना जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपमेंट के लिए फ्यूल का कंबसन होना जरूरी है, तो फिर पूरी तरह से रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम लोग आपको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अगर हम लोग कंट्रोल करें, तो जैसे अभी बहुत दिनों से सरकार का नारा चल रहा है कि हम दो हमारे दो, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो सारी चीजों का डिमांड कम होगा, फ्यूल का कंबसन कम होगा, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल रोकें। जैसे अभी लकड़ी का कमी हो गया तो लोग पेड़ वेड़ काट रहे हैं अपना दरवाजा खिड़की ये सब बनाने के लिए, बेंच बनाने के लिए। उसकी जगह पर अल्टरनेटिव जैसे लोहे के दरवाजे आ गए, एल्युमिनियम के दरवाजे आ गए, तो उसको यूज करें। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते हैं, बट इट शुड बी मिनिमाइज, जितना संभव हो कम करें। तो उसके लिए क्या है, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब को यूज करेंगे। और हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन चीजों पर जो टैक्स वैक्स लगता है उसको कम करे, और कम करने से क्या होगा, और लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा। जैसे अभी आपको अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उस पर डिस्काउंट मिलता है, या आप सोलर पैनल लेने जाते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिस्काउंट मिलता है। एक्चुअल में उसका प्राइस काफी ज्यादा होगा लेकिन उससे सब्सिडी मिलती है। तो ये सब अगर गवर्नमेंट के मूव्स हो तो काफी हद तक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है यूज। फिर प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। डेवलपमेंट जरूरी है, रोड बनाना जरूरी है, तो रोड बनाने के लिए जंगल काट दिए,
जब रोड बना दिए तो दोनों तरफ उतने ही पेड़ लगा दें और उस पेड़ की सेवा करें ताकि वो बड़ा होकर के और आपका फिर से वो जो डैमेज हुआ उसको रिकवर कर सके। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, इन सबके यूज को कम करें। ये हम लोग मानते नहीं है लेकिन कम करना पड़ेगा, नहीं तो एक समय आएगा कि हम लोग ये सब यूज करके भी कंफर्ट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं उसकी जगह पे हाइड्रल पावर प्लांट यानी पानी से बिजली बनाए, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी यूरेनियम या प्लूटोनियम जो बताए थे पहले उससे हम लोग बनाए बिजली, तो वो बेटर होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें इन प्लेस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, लेकिन अभी नहीं, अभी जो चल रहा है फेज कोरोना का उसमें हम लोग प्राइवेट व्हीकल ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ना जाएं। लेकिन फॉर ए लॉन्ग रन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग यूज करें प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पे। और अब है लास्ट टॉपिक, मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो आधे से अधिक वही उपाय हैं जो अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए पढ़े। पहला वही, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, डिफोरेस्टेशन को रोकें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग को मिनिमाइज करें। बायोगैस, गाँव में अभी भी साउथ के खास करके गाँव में जाएंगे तो बायोगैस प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं उसको। तो गोबर से जो आपके घर पे जो एनिमल्स पाले, कैटल्स पाले जाते हैं, गाय भैंस, उनके गोबर से गैस बनाया जाता है, दैट इज बायोगैस, और उससे बिजली भी जनरेट की जाती है, उससे लाइटिंग भी की जाती है। तो वो बायोगैस प्लांट्स को इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब का यूज ज्यादा करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। इसके अलावा गाड़ी खरीद लिए तो गाड़ी को टाइम टू टाइम पोल्यूशन का चेकिंग कराया जाता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि सब चीज जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलता है। तो आपका गाड़ी भले ही पूरा काला धुआं दे रहे हो, लेकिन आप जो आपको रोकेगा ट्रैफिक इंस्पेक्टर या हवलदार या सिपाही जो भी रोकेगा, कांस्टेबल, आप उसको 50-100 रुपए देंगे तो आपका गाड़ी एकदम माना जाएगा बहुत अच्छा है। ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक में भी जागरूकता होनी चाहिए कि हम लोग नियम को नहीं तोड़े, और जो हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो लोग उसके लिए डिप्यूट किए गए हैं उनको भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। क्योंकि जब पोल्यूशन फैलेगा तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा दे रहा है उसके लिए नहीं फैलेगा, और जो पैसा ले रहा है उसके लिए नहीं फैलेगा, उनके लिए भी फैलेगा, तो उनको भी सफर करना पड़ेगा। तो जब तक खुद में जागरूकता नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो पोल्यूशन इमिशन के नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और हमने अपनी गाड़ियों को रेगुलर चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज में चिमनीज लगते हैं उनको काफी हाइट पे लगाना चाहिए, ताकि जो पॉइजनस गैसेज निकले या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले वो काफी हाइट पे निकले, उससे जो नीचे पॉपुलेशन रह रहा है उसको कम से कम इफेक्ट हो। इसके बाद और में ही थोड़ा कठिन है आप लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए। अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, यानी पटाखे नहीं जलाएं, और साथ ही साथ ड्राई वेजिटेबल वेस्ट को भी नहीं जलाएं। क्योंकि क्रैकर्स को जलाएंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब रिलीज होगा जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ाएगा। और ड्राई वेजिटेबल वेस्ट को भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और इनके अलावा लास्ट में है कि वन महोत्सव, प्लांटेशन, चिपको मूवमेंट पढ़े होगे तुम लोग हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में। तो ये सब जो प्रोग्राम्स हैं इनको इनकरेज करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, लालच देंगे। जैसे बच्चा नहीं खाता है तो बोलते हैं ना मम्मी पापा की खा लो तो टॉफी देंगे, उससे पेड़ लगाओगे तो 200 रुपया देंगे, और पेड़ की सेवा करोगे तो तब पैसा मिलेगा। तो उसके चलते भी अगर कुछ लोग पेड़ लगाएं और उसकी सेवा करके उसको बड़ा कर दें तो बहुत फायदेमंद होगा। 200 रुपये में ही आपका इन्वायरमेंट का इतना केयर हो जाएगा। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनको यूज करके हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही था। हम लोग का जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है 3 लेसन का, वो तीनों कंप्लीट हो गया। 9th 10th और 11th का सिलेबस सीबीएसई ने भेज दिया है 30% रिड्यूस करके, लेकिन 8 और उससे नीचे का अभी सिलेबस
रिड्यूस सिलेबस नहीं आया है, मतलब सिलेबस आया ही नहीं है, जो पिछले साल का था उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में सिलेबस रिड्यूस होकर के आए। तो एनीवे हम लोग जितना पढ़े हैं 3 लेसन, उसी में से 2 लेसन का मैक्सिमम आपको टेस्ट में आएगा, 2 से अधिक हम लोग नहीं देने का प्रेफर करेंगे। तो ये 2 लेसन का आएगा। अब आपको होमवर्क क्या है, अब होमवर्क हम स्लाइड नहीं बनाए हैं लेकिन बता देते हैं आपको, हम फिर भेज भी देंगे ग्रुप पे। सबसे पहले जितने डू यू नो दिए गए हैं बुक में, उन सबको नोट करना है आपको, क्योंकि डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि चैप्टर एंड में यू मस्ट नो दिया हुआ है कुछ, और उसके बाद कीवर्ड्स। तो ये 3 चीज जो है जो आपको हमेशा नोट करना है हर चैप्टर का, डू यू नो और आपका यू मस्ट नो और कीवर्ड्स, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो करना ही है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी कर लेंगे उसको, एनसीईआरटी का और अपने जो डीएवी का बुक है दोनों का। और नेक्स्ट वीक हम लोग का ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और टेस्ट का जो सीरीज है वो चलेगा। तो इस चैप्टर में और किसी को कोई कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? पॉल्यूशन ऑफ एयर में नो सर। नो सर। तो आज का मीटिंग हम लोग समाप्त करें। यस सर। ओके, यस सर। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।